हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे, इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। सो इंडिया यूएन रिफॉर्म्स को लेकर के क्या कहता है, क्या डिमांड्स है इंडिया की यूएन में रिफॉर्म्स लाने के लिए, तो उसके बारे में हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट्स रिफॉर्म्स इन द यूएन टू मेक इट मोर डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो इंडिया चाहता है कि यूएनओ में रिफॉर्म्स आए उसके बेटरमेंट के लिए, यानी कि यूएनओ जो है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव दिखे, यानी कि सारे जो मेंबर्स हैं उनकी से मैटर करे, सभी लोगों की एडवाइसेस सुनी जाएं। तो उसको लेकर के इंडिया अपनी वॉइस रेज करता है कि आपको रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो मेंबर्स हैं उनकी वॉइस मैटर करनी चाहिए, आपको सबकी एडवाइसेस सुननी चाहिए। तो सभी लोगों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, उनके एडवाइसेस को लेकर के, उनके डेवलपमेंट को लेकर के इंडिया ने वॉइस रेज करी है कि हाँ यूएनओ में रिफॉर्म्स आने चाहिए। एंड साथ ही साथ इंडिया चाहता है कि डेमोक्रेटिक वे में सारे काम हो। यूएनओ में डेमोक्रेटिक वे में कब होगा? जब आप सभी की वॉइस सुन रहे हो, जब आप सभी की बातें सुन रहे हो। एक्चुअली यूएनओ में क्या होता है कि वहां पे डेवलप्ड नेशन, स्पेशली यूएसए, यूके और ये सारे जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनकी से मैटर करती है और बायसनेस हमें देखने को मिलती है, यानी कि यूएसए जो है वो डोमिनेट कर रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में और बाकी जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है काफी बार। तो जो डिसीजंस जो डेवलप्ड नेशन ले रहे हैं उन्हें फाइनलाइज करके डेवलपिंग नेशंस की से जो है उसे कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, साइडलाइन कर दिया जाता है। और इसी की वजह से क्या होता है कि काफी सारे डेवलपिंग नेशंस जो हैं इस तरीके से काम करने के इस प्रोसेस से खुश नहीं है और इसीलिए रिफॉर्म्स की डिमांड करते हैं, जिनमें से एक है इंडिया। इंडिया चाहता है डेमोक्रेटिक वे में फंक्शनिंग हो यूएनओ की, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट वे में, यानी कि ट्रांसपेरेंट कैसे, मोर ओपनली आप डिसीजंस लो, सभी जो मेंबर्स हैं उन्हें उन डिसीजंस के बारे में पता हो और आप सभी मेंबर्स को लेके अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल यानी कि आपसे अगर कोई सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका आप हमें आंसर दो। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है तो हम लोग यानी सिटीजन्स वॉइस रेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। और गवर्नमेंट अगर रिस्पॉन्सिबल है, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसे अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, यानी कि हमें लेकर के जवाबदेह रहना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट है उसे हमें आंसर प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाट वी कॉल अकाउंटेबिलिटी। सो अकाउंटेबल रहना चाहिए, सब काम अकाउंटेबिलिटी को हमें मैनेज करना है यूएनओ में भी, यानी कि जो सारे परमानेंट मेंबर्स हैं जो डिसीजन ले रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अकाउंटेबल रहे टू ऑल द मेंबर स्टेट्स प्रेजेंट इन द जनरल असेंबली। सो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिफॉर्म्स लाने की स्पेशली बात करता है इंडिया। व्हाई डज इंडिया सपोर्ट यूएन रिफॉर्म्स? अब इंडिया क्यों चाहता है कि यूएनओ में रिफॉर्म्स आए? Reasons include increase in the number of UN members। जब यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ था, क्रिएशन हुआ, तब सिर्फ 51 मेंबर्स थे। अब 51 मेंबर्स में से 15 मेंबर्स, स्पेशली 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हुआ करते थे सिक्योरिटी काउंसिल में। यानी कि अगर जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तो सीट परमानेंट है ही, लेकिन अगर किसी और भी देश को अपनी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम वगैरह है वो पहुंचानी है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसको लेकर के सभी नेशंस को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था प्रॉपर्ली। सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असेंबली में सभी नेशंस को एक तरह से इक्वली ट्रीट किया जा रहा था। बट धीरे धीरे ओवर टाइम, स्पेशली 1991 के बाद से काफी सारे चेंजेस आए और मेंबरशिप बढ़ने लगी, काफी सारे मेंबर नेशंस ऐड ऑन होते चले गए, ज्वाइन करते चले गए यूएनओ को और आज के टाइम पे 193 मेंबर्स हैं। जब 51 मेंबर्स थे तब भी 15 मेंबर्स ही डिसीजन ले रहे थे और आज जब 193 मेंबर नेशंस हैं तब भी सिर्फ 15 मेंबर्स के ही पास पावर है। तो उसको बढ़ाने की बात की जा रही है कि आप नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड परमानेंट मेंबर्स की सीट्स को बढ़ाओ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नेशंस को रिप्रेजेंटेशन मिले। अगर जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं ये वैसे 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए ये इलेक्ट होकर के आते हैं। 2 इयर्स के बाद ये रिप्लेस हो जाएंगे, नए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्ट होके आएंगे, नए मेंबर्स इलेक्ट होकर के आएंगे, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। सो इस टाइप से क्या हो रहा था, जब 51 मेंबर्स थे तो बारी बारी एक तरह से रोटेशन चल रहा था। हम कह सकते हैं कि सभी कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन मिल पा रहा था, सभी कंट्रीज अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रही थी ओपनली। लेकिन अब क्या हो रहा है, 193 नेशंस में कुछ नेशंस तो ऐसे हैं जो आज तक नॉन परमानेंट मेंबर बन ही नहीं पाए हैं, जो कभी एडवाइसेस प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं, जिन्हें कंप्लीटली
नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, स्पेशली अंडर डेवलप्ड नेशंस को। जब डेवलपिंग नेशंस इतना फेस कर रही हैं तो अंडर डेवलप्ड नेशंस जो हैं उन्हें तो कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी सेम मैटर ही नहीं करती है बिल्कुल भी। कभी कभार होता है कि डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो साथ में मिल करके एक तरह से प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, तो उनकी भी बातें सुननी पड़ती हैं यूएनओ में। बायसनेस हमें वैसे देखने को मिलती है, यही बात है कि बायसनेस देखने को मिल रही है। डेवलप्ड नेशन जो है उनके हिसाब से सारा काम चल रहा है, स्पेशली यूएसए की वजह से। इट्स द बेटर ट्रुथ कि जो यूएसए है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, सबसे ज्यादा फंडिंग देता है यूएनओ में, उसकी फंक्शनिंग में, और इसी की वजह से यूएसए जो है वो डोमिनेट कर पा रहा है। यूएसए के अंडर में रह के सारे नेशंस काम करते हैं, उसके डोमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया है मेंबर नेशंस ने, जनरल असेंबली के मेंबर नेशंस ने, यूएनओ के मेंबर्स ने। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें एक तरह से बायसनेस देखने को मिल जाती है। राइज ऑफ डेवलपिंग नेशन, अब नए नए नेशंस जो है, डेवलपिंग नेशंस जो है उनकी ग्रोथ हो रही है, तो उनकी भी सेम मैटर करनी चाहिए। न्यू ग्लोबल चैलेंजेस, अब जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। पहले सिर्फ आपको पीस मेंटेन करने का काम था आपका, लेकिन अब धीरे धीरे आपको ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नए नए चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है जिसे आपको खत्म करने में अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। फिर साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में आपको पता है होल हो चुका है, तो उसको लेकर के जो भी हमारे एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आपको कोप अप करने में हेल्प करनी है पूरे वर्ल्ड की। साथ ही साथ आपको काफी सारे डिसीजंस लेने होते हैं, और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से आपको अपना ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और आप अपना ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा रहे हो, आपके मेंबर नेशंस बढ़ रहे हैं, सभी का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ना चाहिए। तो इसी को लेकर के इंडिया जो है वो डिमांड करता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट बढ़नी चाहिए। इंडियाज डिमांड फॉर सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, इंडिया डिमांड्स द एक्सपेंशन ऑफ द UNSC or United Nations Security Council by increasing both permanent and non-permanent members। तो इंडिया यही डिमांड करता है कि जो यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे सभी मेंबर्स जो हैं उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिल पाए, और उसके लिए आपको क्या करना है, मेंबरशिप बढ़ानी पड़ेगी यूएनएससी में। परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनकी सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए, डेमोक्रेटिक वे में फंक्शनिंग के लिए। इंडियाज क्लेम, इंडिया आर्ग्यूज दैट इट डिजर्व्स अ परमानेंट सीट in the Security Council because of the following reasons। तो इंडिया जो है उसका कहना यह है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर बनने के लिए कैपेबल है। तो इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबरशिप को क्लेम करता है। क्यों? कुछ रीजंस हैं, जैसे कि हम क्राइटेरिया जो बनाया गया है, क्राइटेरिया जो सेट किया गया था परमानेंट मेंबर बनने के लिए, जो क्राइटेरिया सेट किया गया था उसे इंडिया फुलफिल करता है, और इसीलिए हम क्लेम करते हैं कि हमें परमानेंट मेंबर बनना चाहिए और इसके लिए हम कैपेबल हैं। पर ऐसा किया नहीं जा रहा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। वर्ल्ड में हमारा लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, क्योंकि उसमें सारे जो राइट्स हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करता है यूएनओ, सारे ह्यूमन राइट्स लिखे हुए हैं काफी डिटेल में, काफी एनालाइज करके हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था, जिसे हम सीरियसली फॉलो भी करते हैं आज के टाइम पे, और इसी की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में बनी हुई है, और इसीलिए इंडिया को वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से है इंडिया। कंट्रीब्यूशन टू द यूएन पीस कीपिंग, हम यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में, यानी कि यूएन पीस कीपिंग ट्रूप्स जो भेजी जाती हैं, मिशंस में जो ट्रूप्स भेजी जाती हैं, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो इंडिया ही करता है। रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर, यहाँ पे हम मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, और इसी के साथ साथ हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं, यानी कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन हम उनका यूज नहीं करते। इंडिया ने ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करी हैं जहां पे हम वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे पीस बनाए रखें, हम रिस्पॉन्सिबली यूज करेंगे अपने वेपन्स का। ऐसा नहीं है कि हम डिस्ट्रक्शन के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का सीधा यूज करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे क्या प्रिंसिपल्स हैं और हमें उन्हें फॉलो करना है। एक्टिव रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स में जो इंडिया है वो एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से पार्टिसिपेट करता है इंडिया। ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है इंडिया। इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूट करता है इंडिया, और इसी वजह से हम कैपेबल हैं यूएनओ में परमानेंट मेंबर बनने के लिए। लेकिन ये रिफॉर्म्स लाए नहीं जा रहे हैं, काफी समय से बात हो रही है, ये तो 1991 से रिफॉर्म्स लाने की बात चल रही है, पर
पर अभी तक ये रिफॉर्म्स लाए नहीं गए हैं। तो इंडिया का क्या कहना है यूएन रिफॉर्म्स के बारे में, इंडिया क्यों सपोर्ट करता है और क्या इंडिया केपेबल है टू बी अ परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी, तो वो सब हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।